वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 6 चैप्टर 4 हिस्ट्री। ओके, इसके पहले हमने क्लास 6 की NCERT चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 वास बुक्स। ओके, एंड बरियल्स टेलस से। हमें बरियल्स और टेलस से बरियल्स एंड बुक्स से क्या पता चलता है। ओके, तो मैरी इन द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में कौन जाता है? एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। जब बेल बज गई तो स्टूडेंट्स ने कहा, टीचर ने कहा कि तुम हमें मेरे साथ आओ, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी, क्योंकि वे लोग लाइब्रेरी जा रहे थे और सबसे पहले फर्स्ट टाइम जा रहे थे। इसके पहले उन लोगों ने लाइब्रेरी देखा नहीं था। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब मैरी जो है उसके लाइब्रेरी में गई, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर दैन देयर क्लासरूम। उसने देखा कि उसके क्लासरूम से भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड देयर वर सो मेनी शेल्व्स, और उसने देखा क्या कि उसमें बहुत ज़्यादा शेल्व हैं और वो बुक से भरे हुए हैं। इन वन कॉर्नर वाज अ कपबोर्ड, एक जगह जो है कि एक कॉर्नर में कपबोर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा और ओल्ड वॉल्यूम से भरी हुई है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, जब उसने जो है कपबोर्ड को खोला तो उसके टीचर ने कहा कि दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स। इस कपबोर्ड में बहुत ही स्पेशल बुक्स रखे हुए हैं और वो जो है अलग अलग रिलीजन के हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया कि डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। क्या आप वेदास को जानते हैं? व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेदास क्या चीज़ होती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ओके, सब पुरानी बुक में से सबसे पुरानी बुक में से ये एक है। ओके, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। आपने वेदास के बारे में सुना होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, उसमें से 4 होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, एक होता है सामवेद, एक होता है यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। ओके, द ओल्डेस्ट वेद इज़ द ऋग्वेद, और सबसे पुरानी जो वेद है वो ऋग्वेद है। ओके, ये कंपोज कब की गई? अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ये 35 साल पहले इसको कंपोज कर दिया गया था, ना। एंड द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स। 1000 से ज़्यादा जो है इसमें हिम है। कॉल्ड, उसको सूक्त बोलते हैं या तो वेल सेड बोलते हैं। दीज हिम्स आर इन प्रेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। ये हिम्स जो है बहुत ही ज़्यादा गॉड्स या गॉडेसेस की प्रेस करते हैं। उसकी तारीफ़ में इस हिम्स को लिखा गया है और हिम्स उसे ही कहा जाता है जो गॉड और गॉडेसेस से की तारीफ़ में लिखी जाए। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट, और 3 गॉड जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे। कौन कौन थे? एक तो अग्नि है जो द गॉड ऑफ फायर जिसको कहा जाता है, और एक इंद्र है जिसे वॉरियर गॉड कहा जाता है, और एक सोम है, वो एक प्लांट है जिससे कि एक स्पेशल ड्रिंक निकलती है, तैयार की जाती है। जिसका वो लोग सेवन किया करते थे। दीज हिम्स वर कंपोज बाय सेजेस, और ये सेजेस से कंपोज किए गए हैं। प्रीस्ट से टॉट स्टूडेंट्स से, प्रीस्ट जो हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, वो लोग स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे ताकि वो लोग रिसाइट कर दें और मेमोराइज कर लें। इस सिलेबस को, वर्ड्स को, सेंटेंस को बिट बाय बिट इसको अच्छे से याद कर लें विद ग्रेट केयर, और बहुत ही अच्छे से इसको केयर करते थे। मोस्ट ऑफ हिम्स से वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन। जो कंपोज किए गए थे या टॉट किए गए थे या लर्न किए गए थे, वो किसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा किए गए थे? वो मैन के द्वारा किए गए थे। एंड अ फ्यू वर कंपोज बाय वीमन, और बहुत से कुछ ऐसे भी कंपोज किए गए जो कि वीमन ने किया था। और ऋग्वेद इज़ इन ओल्ड और
वैदिक संस्कृत और ऋग्वेद जो है वो बहुत ही ओल्ड और वैदिक संस्कृत में कंपोज की गई थी, विच इज़ डिफरेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द संस्कृत जो आजकल हम अपने कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, अब हम संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में जान लें, क्योंकि संस्कृत भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी और अदर लैंग्वेजेस भी थे। तो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से, वो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस के एक पार्ट है। इस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है? इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन इसे कहा जाता है। ओके, सम इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज है, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन, ये सारे के सारे इसी के पार्ट हुआ करते हैं। इंडो, इसमें आप देख रहे हैं इंडो और यूरोपियन। ओके, इंडो यूरोपियन के ही पार्ट हुआ करते थे। एशियन लैंग्वेज हुआ करते हैं। एशियन लैंग्वेजेस सच ऐसे पर्शियन, और एशियन लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन क्या है? एशियन लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज है। ओके, एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। और ये जो है, ये जैसे कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश जो है, ये किससे संबंधित हैं? ये इंडो यूरोपियन से संबंधित हैं। ओके, एंड दे आर कॉल्ड अ फैमिली, इसे फैमिली कहा जाता है बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि ये कॉमन में ही बिल्कुल इनके वर्ड्स कॉमन हैं। आप अगर एग्जांपल लेंगे तो टेक द वर्ड्स मात्र, अगर मात्र कहेंगे तो ये संस्कृत वर्ड है, माँ जो है हिंदी वर्ड है, एंड मदर जो है इंग्लिश वर्ड है। ओके, इससे साबित होता है कि ये एक ही ग्रुप, फैमिली ऑफ ग्रुप हुआ करती थी। ओके, डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़? आप इसको सिमिलैरिटीज़ अगर देखेंगे तो ये इनके जो टोन है, इनके जो वॉइसेस हैं, वे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एंड अदर लैंग्वेजेस यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज़, और भी लैंग्वेजेस जो सब कॉन्टिनेंट में बोले जाते थे वो अलग अलग फैमिलीज से मतलब वो संबंधित है। जैसे कि फॉर इंस्टेंसेस दोस यूज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो भाषाएं नॉर्थ ईस्ट में यूज़ की जाती थी उनको हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो भाषाएं नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है उसको हम, नॉर्थ ईस्ट में जो बोली जाती है उसको हम तिब्बतो बर्मन फैमिली कहते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, और जो तमिल है, ओके, तेलुगु है, कन्नड़ है, ओके, कन्नड़ है एंड मलयालम, ये किससे बिलोंग करते हैं? द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, दिस क्लियर? ओके, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, जिस बुक को हम यूज़ करते हैं वो लिखी गई थी और लिखी गई हैं, लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। ओके, लेकिन ऋग्वेद जो है वो रिसाइट किए जाते थे और हर्ड किए, यानी कि इनको याद सुना जाता था और याद किया जाता था, ना कि रीड किया जाता था। ओके, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस दैन 200 ईयर्स अगो, इसको 200 साल के से कम ईयर में इसको जो है कि प्रिंट किया गया था, वरना पहले इसको जो है कि लोग रीड कर उसको हर्ड किया सुनते थे और इसको याद करते थे। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, अब ये महत्वपूर्ण है कि ये हम अगर पास्ट की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, राजाओं ने कैसे अपने देश को चलाया था, इस तरीके से सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो अब हमने क्या देखा कि उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो उस वक्त जो है कि लिखे तो गए हैं लेकिन हम उन्हें आज तक नहीं पढ़ पाए। ओके, आज तक हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जब ऋग्वेद का दौर
आई मीन जब वेदास एरा आया, तो जब वेदास एरा आया तो उसमें लिखना शुरू कर दिया गया था। तो अब उस लिखे हुए चीज़ को हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो आर्कियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो पुरानी चीज़ों को पढ़कर समझकर लिखें और लोगों को बताएं, रिपोर्ट तैयार करें, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो पास्ट को फाइंड आउट करते हैं। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेंस के अलावा भी दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज। अब वो क्या करते हैं? वो एग्जामिन करते हैं किसको? जो रिटन सोर्सेज मिले हुए हैं, जैसे कि ऋग्वेद है, वो यजुर्वेद है, सामवेद है ना, अथर्ववेद है, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये लिखे हुए सोर्स हैं, तो अब उनको भी वो लोग पढ़ते हैं। तो ओके, लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। अब वो किस तरह से ऋग्वेद की स्टडी करते हैं। ओके, अब इसके बारे में हम जानते हैं। सम ऑफ द हिम्स, उसमें कुछ जो हिम्स हैं वो ऋग्वेद में आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, वो बातचीत के फॉर्म में हिम्स को कंपोज किया गया था। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हिम। एक पार्ट उसमें ये भी है कि अ डायलॉग बिटवीन अ सेज, एक सेज हैं जिनका नाम क्या है? विश्वामित्र है। ओके, और टू रिवर्स के बीच, यानी कि टू रिवर्स कौन से? ब्यास थे, सतलज थे, इन दोनों के बीच, यानी कि टू रिवर्स और विश्वामित्र के बीच में डायलॉग हुआ। और वो जिसको इस रिवर को ना वो लोग पूजा करते थे, यानी पूजते थे, वर्शिप करते थे एज गॉडेसेस, है ना, गॉडेसेस के रूप में इनकी पूजा की जाती थी, इनको वर्शिप किया जाता था। ओके, आप इस चीज़ को देखें, ये बहुत ही पुरानी चीज़ है। और ये एक पेज है फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथों से लिखी गई थी ऋग्वेद का। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बर्च बाक। ओके, बर्च बाक पे इसको लिखा गया था और ये कश्मीर में पाया गया है 150 साल पहले। इट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद। और इसका यूज़ किया गया था, इसको यूज़ किया गया ताकि और भी इसी को देखकर लोगों ने किताबों को, ऋग्वेद को प्रिंट किया। ओके, एज वेल एज इन एन इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया गया। इट इज़ हाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी पुणे महाराष्ट्र। ओके, इसको अभी भी महाराष्ट्र के पुणे में एक लाइब्रेरी में इसको प्रिजर्व किया गया है। ओके, अब विश्वामित्र एंड रिवर्स के बीच में जो डायलॉग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसमें समझाया गया है। भारत एक खोज एक सीरीज़ है, उनको आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसमें लोगों ने एक्टिंग की है। ऐसा लगता है कि हम लोग सचमुच में वेदास के युग में चले गए हैं। वह भारत एक खोज, इसको आप देखेंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ओके, विश्वामित्र, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग कॉज दैट लिक देयर केव्स। ओके, विश्वामित्र क्या कहता है? ओ रिवर्स, तुम जो पहाड़ों पे हो, पहाड़ों से नीचे आओ, उस तरह से जिस तरीके से स्विफ्ट हॉर्सेस आते हैं। ओके, लाइक टू शाइनिंग कॉस, जो चमकते शाइनिंग कॉस की तरह, वो जैसे कि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। यू मूव लाइक कैरियर्स टू द सी। ओके, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। ओके, यू आर फुल ऑफ वाटर, तुम भरे हुए पानी से, तुम तो पानी से भरे हुए हो। विश टू यूनाइट विद वन अनदर। द रिवर्स ने कहा कि वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हाँ हम जो है कि वाटर से भरे हुए हैं। नाउ मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स, हम जो गॉड्स के बताए हुए रास्ते के से चलते हैं। हैव मेड फॉर अस, जिसने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, अगर एक मरतबा हमने चलना शुरू कर दिया, बहना शुरू कर दिया, वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हमें कोई स्टॉप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। वाई डू यू प्रे टू अस, तुम हमारी क्यों पूजा करते हो? ओ सेज, विश्वामित्र ने कहा, ओ सिस्टर्स
प्लीज़ लिसन टू मी, हमारी बात को सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज कैरियोट्स कार्ट्स, जो लोग बहुत ही दूर से आते हैं अपने कैरियोट्स कार्ट से, तो लेट योर वाटर्स नाउ राइज अबव आर एक्सल से, अपने उनके हमारे एक्सल्स के ऊपर अपने पानी को ना आने दो, सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम बहुत ही आसानी से इस नदी को, इस रिवर को क्रॉस कर जाएं। द रिवर्स ने कहा वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हाँ हम तुम्हारी बात को सुनते हैं और ताकि तुम आसानी से हमें क्रॉस कर जाओ। ओके, तो इस तरीके से इन लोगों ने जब डायलॉग किया तो अब हिस्टोरियन ने इसको कैसे निकाला, अब इसको समझते हैं। अब हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम्स वाज कंपोज, ओके, ये जो हिम्स कंपोज किए गए हैं उस एरिया में कंपोज किए गए होंगे। दीज रिवर्स फ्लो, जिस एरिया में ये रिवर्स फ्लो करते हैं, क्योंकि भाई किससे बातें हो रही हैं, रिवर से बातें हो रही हैं। और किस रिवर से, एक तो ब्यास और एक सतलज, इन दो रिवर से बातें हो रही हैं। तो वो लोग उस एरिया में रहा करते थे जिस एरिया में दोनों रिवर्स हुआ करते थे। दे आल्सो सजेस्ट, वो अब ये भी सजेस्ट करते हैं कि द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी, जो सजेस्ट यानी विश्वामित्र थे जिस सोसाइटी में रहा करते थे, वेयर हाउसेज एंड काउस, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है ना हाउसेज और काउस की बातें हुई हैं, तो वो लोग वैल्यूड एनिमल्स समझे जाते थे उनको, इसलिए जभी तो विश्वामित्र ने रिवर्स को किससे कंपेयर किया, हॉर्सेज से कंपेयर किया, काउस से कंपेयर किया। इससे समझ में क्या आता है कि वैल्यू काउज और हॉर्सेस को किस तरह से वैल्यू दिया जाता था, बहुत ही महत्वपूर्ण एनिमल्स के रूप में उनको वैल्यू दिया जाता था। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज, यही वजह है कि रिवर्स का कंपेयर किससे किया गया, हॉर्सेज एंड काउज से किया गया। ओके, दैट्स इट। डू यू थिंक कैरियर्स वर आल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट रहे होंगे कैरियर्स, बिल्कुल जाहिर सी बात है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और भी कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे होंगे दैट आर मेंशन। ओके, अदर रिवर्स, ओके अदर रिवर्स, अब इस चीज़ को भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप इसको समझें कि स्पेशली द इंडस, ओके, एंड इस ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि सरस्वती, ओके, आर आल्सो इन द हिम से, ये इंडस्ट्री कह रहा हूँ मैं, इंडस एंड सरस्वती का भी इसमें जिक्र आया है। ये बात भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडस और सरस्वती ऋग्वेद में मेंशन या वेदा एरा में मेंशन की गई हैं, तो हाँ इसमें मेंशन की गई हैं। और गंगा है यमुना है, इसको सिर्फ एक बार इसका नाम आया है। ओके, क्लियर। अब हम बहुत ही अच्छी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियर्स, देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद, ओके, फॉर कैटल। अब बहुत जो लोग प्रेयर करते थे, जो लोग पूजा करते थे, वो लोग अपने ऋग्वेद में ये मेंशन किया गया है कि वो लोग कैटल की पूजा कैटल के लिए पूजा करते थे कि उनको अच्छी कैटल मिले, और वो अच्छी चिल्ड्रेन की, स्पेशली सन्स के लिए, वो लोग लड़के के लिए वो लोग पूजा करते थे कि उनको अच्छा लड़का मिले, और हॉर्सेस के लिए ताकि वो लोग जाकर जंग में अच्छे से जीत हासिल करके आए, मजबूत हॉर्सेस के लिए भी वो लोग प्रेयर करते थे। हॉर्सेस वर्क योग्ड, हॉर्सेस जो है कैरियर्स के साथ लगा दिए जाते थे, दैट वर यूज इन बैटल्स, जिसको बैटल्स में जाकर वो लोग यूज़ करते थे, विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, अब वो लोग कैटल को कैप्चर करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, ओके, लैंड के लिए भी लड़ाई लड़ी गई, विच वॉज इम्पॉर्टेंट थे किसके लिए, पैस्चर के लिए, एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता था। ओके, सच एस बार्ले, जैसे कि बार्ले वगैरह भी वहाँ पर मिले हैं। सम बैटल्स वर फॉट, कुछ बैटल्स ऐसे भी थे जिसको पानी के लिए लड़ा गया, और कुछ बैटल्स तो ऐसे थे जिसको लोगों को कैप्चर करने के लिए लड़ा गया। ओके।
ओके, अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सम ऑफ द वेल्थ दैट was obtained was kept by the leaders। और जो कुछ वेल्थ जो वेल्थ हुआ करते थे, जो धन हुआ करते थे, वो उन धन को जो है ऑब्टेन कर लिया करते थे और उसके कहाँ रखा जाता था, लीडर के पास रखा जाता था। और कुछ तो उनको प्रीस को दे दिया जाता था और कुछ जो बचे हुए हुआ करते थे उसको लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। सम वेल्थ जो होते थे वो लोग किस लिए इस्तेमाल करते थे, यजनास के लिए। ओके, यजनास को परफॉर्म करने के लिए। और सैक्रिफाइसेस भी होते थे उस वक्त, जिसमें आहुति होती थी और वो लोग किसको, फायर में इसको आहुति करते थे। दिस वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ओके, गॉडेसेस और गॉड्स के लिए भी माना जाता है। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी। ओके, उसमें घी है, ग्रेन है और इन सम केसेस एनिमल्स का भी उसमें को भी इंक्लूड कर लिया जाता था। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दिस वास। बहुत से लोग हुआ करते थे जो इन वास में पार्ट लिया करते थे, हिस्सा लिया करते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वेदास एरा में कोई रेगुलर आर्मी थी, तो आप कहेंगे नो, इसमें कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज। हाँ, असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पर पीपुल मिलते थे और डिस्कस करते थे मैटर ऑफ वार के बारे में और पीस के बारे में। वो लोग डिस्कस करते थे कि भाई वार होनी चाहिए कि पीस हमें मेंटेन रखना चाहिए। दे आल्सो चोज लीडर्स। उसी असेंबली में लोग अपने लीडर्स को भी चूज कर लिया करते थे। ओके, हु वर ऑफन ब्रेव। वो लोग ब्रेव हुआ करते थे और स्किलफुल वॉरियर्स हुआ करते थे वो लीडर्स। ओके, अब आगे आप देखें कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल। जो वर्ड्स थे ना वो किस तरह से पीपुल को डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपुल। बहुत से रास्ते हैं, तरीके हैं जिस तरीके से पीपुल को डिस्क्राइब किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ द वर्क। अगर वर्क के देवडू जो वो लोग करते थे, अगर उस टर्म में देखा जाए, और वो लैंग्वेज जो लोग बोला करते थे, या प्लेस जो वहाँ जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, या उनकी फैमिली या उनकी कम्युनिटीज़ या कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में देखा जाए, तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो सम ऑफ द वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते थे लोगों के लिए, और जो कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। There are two groups who are described in terms of their work। ओके, दो वर्ड्स ऐसे हैं, दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि उनके काम के टर्म में उनको डिस्क्राइब किया गया है। पहला क्या है, प्रीस्ट है, जो कभी कभी उनको ब्राह्मण्स भी कहा जाता है। वो लोग क्या करते थे, वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और एक ग्रुप था राजा, यानी कि एक ग्रुप था प्रीस्ट, एक ग्रुप था राजा। ओके, दिस राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। आप इन राजास को उनकी तरह कंपेयर नहीं कर सकते जो बात के क्लास में आप पढ़ेंगे। ओके, दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसको पढ़िए कि वो जो है कैपिटल सिटीज़ में नहीं रहा करते थे। उनके पास पैलेसेस नहीं हुआ करते थे, उनके पास आर्मीज़ नहीं हुआ करते थे, और उनके पास वो लोग जो है कि नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और वो टैक्सेस को कलेक्ट नहीं किया करते थे। ये चार चीज़ आप ये वाली बात जो है यहाँ से लेकर आप अच्छे से समझ लें कि ये लोग दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस, आर्मीज, और वो लोग टैक्स को कलेक्ट नहीं करते थे। ओके, जर्नली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास। ओके, अब आपने क्या पहले के जो आप आगे के जो जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो उसमें क्या था कि जैसे अशोका है, अगर अशोका के पिताश्री बिंदुसार अगर वो मर जाते हैं तो अशोका ऑटोमेटिकली राजा बन जाता है। लेकिन इस वक्त ऋग्वेद काल में वेदास काल में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ करता था कि वो ऑटोमेटिकली सक्सीड कर जाए अपने पिताश्री को, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो लोग वहाँ उस वक्त लोग चूज़
यूज़ करते थे कि किसको राजा बनना चाहिए। रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड, कि आप इसको फिर से पढ़िए कि राजा उस वक्त क्या किया करते थे। 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपुल, 2 वर्ड्स डिस्क्राइब लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है, 2 शब्द, एक तो एंड और कम्युनिटी को अच्छे से। ओके, 1 was द वर्ड जना। ओके, जना, एक जना यूज़ किया गया है। ये सारे वर्ड जो है आगे आएंगे आपके आगे के क्लास में, इसको आप अच्छे से याद कर लें। जो हिंदी में भी यूज़ अभी भी किया जाता है और अदर लैंग्वेजेस में चना का यूज़ किया जाता है। एन अदर विश, ओके, एक दूसरा क्या है, एक विश और एक जना का यूज़ किया जाता है। द वर्ड विश वैश्या कम से फ्राम विश्य, जो वैश्या हमने यूज़ किया है उसको वो किस शब्द से बना है, विश से बना है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, आप चैप्टर 5 में और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सेवरल विश और जना जो हैं आर मेंशन बाय नेम, अब उनके नाम से भी जो जना है या विश है मेंशन किए जाते थे। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पुरु जना या विश्व या भारत जना या विश्व, यानी आप क्या देख रहे हैं, इनके नाम के आगे एक नाम और यूज़ किया जाता है जिसको हम पूरा जो कम्युनिटी को या इस ग्रुप को मेंशन करता है। ओके, यदु जना है या विश्व। ओके, और सेव आन, इस तरह से उसको यूज़ करते थे। डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड फैमिलियर, आप बताइए कि ये आप फैमिलियर हैं। तो समटाइम्स द पीपुल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज, बहुत से लोग जो लोग इस इन हिम्स को कंपोज करते थे वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्यास कहते थे। ओके, यानी कि हिम्स को जो लोग कंपोज करते थे उनको वो लोग अपने आप को क्या कहते थे, आर्यास कहते थे। ओके, एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स से दसास एंड दस्यूस, और अपने ओपोनेंट्स को वो लोग दसास या दस्यूस कहा करते थे। दीस वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, वो लोग जो लोग सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं करते थे। एंड प्रॉबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी वो बोला करते थे। लेटर द टर्म दसास, ओके, एंड इसकी फेमिनाइन क्या है, इसकी फेमिनाइन जो है दसी है, केम टू मीन स्लेव, और धीरे धीरे इनको क्या लोग कहने लगे, इन दसास को वो लोग स्लेव बनाना शुरू कर दिए। और स्लेव से वर वीमन और मेन दोनों हुआ करते थे। और हु वर ऑफन कैप्चर्ड, जिनको वो लोगों ने वार में कैप्चर कर लिया था और लाकर वो लोग अपना स्लेव बना लिए थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, वो अपनी प्रॉपर्टी के रूप में उसको ट्रीट करते थे। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड, वो लोग वही काम कर पाते थे जो उनके राजा से या उनके लोग करवाना चाहते थे। वाइल द ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जबकि ऋग्वेद जो है कंपोज कहाँ किया जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया जा रहा था। एक एक शब्द पे आप गौर करेंगे ना तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद वाज बीन कंपोज इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट आ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन सच क्या, क्वेश्चन सही क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देयर वाज, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट ऑफ एशिया। तो अब एशिया जब आ जाएगा तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, हे देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, और भी बहुत से डेवलपमेंट हो चुके थे। ओके, अब एक एक करके हम देख लेते हैं। साइलेंट सेंटिनल से द स्टोरी ऑफ द मेगालिस से। ओके, मेगालिस भी बहुत पाए गए हैं। मेगालिस क्या है उसको आप देख से, दिस स्टोन बॉल्डर्स एज नोन एज मेगालिस से। ओके, लिटरली बिग स्टोन, जिसको हम क्या कहते हैं, बिग स्टोन कहते हैं। दिस वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल, और ये लोगों के द्वारा बहुत ही केयरफुली
वो अरेंज किया गया था एंड वह यूज टू मार्क बरियल साइज। अच्छा, तो अब आपने मेगालिथ को पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि मेगालिथ जो है एक बरियल साइट की तरह ही यूज़ की जाती थी। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 3,000 ईयर्स अगो। और ये जो है मेगालिथ की जो प्रैक्टिस थी बनाने की, इरेक्ट करने की जो प्रैक्टिस थी वो कब से शुरू हो गई थी? 3,000 साल पहले, ना कि 9,000 साल पहले। ओके, ये 3,000 साल पहले इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी एंड वाज प्रिविलेंट थ्रू आउट द दक्कन साउथ एशिया। और ये दक्कन और साउथ एशिया में अच्छे से फैली हुई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, और नॉर्थ ईस्ट में भी और कश्मीर में भी ये अच्छे से प्रिविलेंट थी। अब आप इसको देखेंगे इस तस्वीर को तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मेगालिथ क्या चीज़ है। जैसे कि आप इसको देखें, ये जो है बॉर्डर्स हैं और ये इस तरह से मेगालिथ है। बड़े बड़े पत्थर को यहाँ पे बिछा दिया गया है और इसके अंदर जो है जो बॉडी होती थी उसको रख दिया जाता था। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइज आर शोन ऑन पेज 213। आप पीछे के जो पेज 13 है उसमें जाकर देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ को शो किया गया है। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस। आप कुछ मेगालिथ्स तो ऐसे होते हैं जो सरफेस पे भी देखे जा सकते हैं। अदर मेगालिथ बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड, और कुछ तो अंडरग्राउंड होते हैं। समटाइम्स से आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे उन्होंने क्या पाया, एक सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर से, इन्होंने स्टोन बोल्डर का सर्कल पाया। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक सर्कल है किसका? स्टोन बोल्डर्स का। और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और एक ग्राउंड के ऊपर ना स्टैंडिंग स्टोन जो है रख दी जाती थी। इससे किस लिए रखी जाती थी? दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल साइट्स। ओके, ये जो है इसलिए रखे जाते थे ताकि लोग समझ सके कि भाई ये एक बरियल साइट्स है, बरियल साइट्स है, ताकि आप इसको सही से इसका आप अदब करें, सम्मान करें। ओके, देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ। से बहुत से ऐसी चीज़ है जो लोग मेगालिथ को बनाने में करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, ट्राई एंड अरेंज, उसको ट्राई करते थे, अरेंज करते थे और करेक्ट ऑर्डर में उसको रखा करते थे। ओके, डिगिंग करते थे पिट्स को और उसको जो है कि स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे और बोर्डर्स को वो ब्रेक करते थे और स्टोन्स को प्लेस करते थे अच्छे से, अच्छे पोजीशन में। ओके, और इसको अच्छे सूटेबल स्टोन में को पाया जाता था और इस स्टोन को अच्छे से शेप भी करते थे। ये सारी चीज़ें हैं। और बरिंग करते थे डेड बॉडी को अच्छे से। वो लोग बहुत ही सूटेबल तरीके से उसको रखा करते थे। ओके, इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसको आप पढ़ लें। ये इन्फॉर्मेशन है टॉप पे जो ये दिया हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज़ नोन एज चिस, इसको चिस भी कहा जाता है। सम चिस जो है सिस कहा जाता है। और ये जो है इसको दिखाया गया यहाँ पर एक पोर्ट्स होल। यहाँ पे ये पोर्ट्स होल जो है कहाँ पे, ये देख लें, ये जो है ना यहाँ पे होल बना हुआ है। तो ये पोर्ट्स होल क्यों बना हुआ है आप इसको थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो पढ़ लेंगे। ओके, और क्या इसमें ये विच कुड बी यूज एज अ इंट्रेंस। अच्छा, यहाँ पे बात कह दी गई है कि इसका यूज़ क्यों किया जाता था, ताकि इसके अंदर दोबारा ये लोग जा सकें। ओके, ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। और भी जितने भी बरियल्स पाए गए हैं उनमें सम कॉमन फीचर्स पाए गए हैं, होते थे। द डेड हैव बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स। और जो भी डेड को बरी की गई है उसके साथ क्या रखा जाता था? डिस्टिंक्टिव पॉट्स को रखा जाता था। विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको ब्लैक और
रेड वेयर, इसका मतलब है कि ऋग्वेद यानी कि वेदास काल में लोगों ने कलर किस कलर को यूज़ करते थे, ब्लैक का और रेड का यूज़ करते थे। ये क्वेश्चन बनता है, इस पे आप याद रखें। आल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वो लोग वेदास काल के लोग आयरन को जानते थे या आयरन की खोज कर चुके थे। ऑब्वियसली कर चुके थे, क्योंकि उस वक्त के जो टूल्स और वेपन्स जो मिले हैं वो आयरन के मिले हैं। और समटाइम्स स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेस भी मिले हुए हैं। ये किसकी बात हो रही है, वो जो डेड बॉडी थी जिसको वो लोग बरी करते थे, उसके साथ साथ वो लोग ब्लैक और रेड वेयर को भी डाल देते थे, टूल्स वेपन्स को भी उनके साथ रख देते थे, हॉर्सेस को भी रख देते थे, और साथ ही साथ में उसमें तो हॉर्सेस के इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स वगैरह और ऑर्नामेंट्स एंड ऑफ स्टोन एंड गोल्ड भी रखते थे, ताकि उनको ये समझ में आता था कि बाद की ज़िंदगी यानी कि बाद मरने के बाद भी वो लोग ज़िंदा होंगे तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता ये है जिसको आपने पढ़ लिया है चैप्टर 3 में। क्या क्वेश्चन है कि वाज आयरन यूज इन द हड़प्पन सिटीज़। देखा ना क्वेश्चन किस तरीके से लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको पढ़ लेंगे, NCERT की सारी बुक्स को, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ओके, साइंस है, इसको आप 6th to 12th में इसका एक्सप्लेनेशन ला रहा हूँ, उसको आप गौर से सारे एक्सप्लेनेशन को, सारी बुक्स को, तकरीबन 40 से 50 बुक्स है, उसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि वाज आयरन यूज़ इन द हड़प्पन सिटीज़। क्या हड़प्पन सिटीज़ में आयरन का यूज़ किया जाता था? तो हड़प्पन सिटीज़ में आपको बता दूं कि उस वक्त आयरन का यूज़ नहीं किया जाता था। ओके, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स। आयरन के जो इक्विपमेंट है वो कहाँ पाए गए हैं? मेगालिथिक बरियल्स में पाए गए हैं। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? हॉर्स इक्विपमेंट है। ये क्या है? हॉर्स इक्विपमेंट है। और अगर आप बिलो देखेंगे तो ये क्या है? एक्सेस है। ओके, और अगर आप बिलो देखेंगे तो डैगर है। ये क्या है? डैगर है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। उस वक्त सोशल डिफरेंसेस कैसे रहे होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो लोग, उन लोगों को ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स वो लोग पाए हैं स्केल्टन के साथ, तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग डेड बॉडी, जो डेड पर्सन से बिलोंग करते हैं। तो समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। जो है बहुत से ऑब्जेक्ट्स वो लोग पाए हैं एक ही ग्रेव में। तो फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज 3 हेयर वन स्केल्टन वाज बरीड विद 33। एक ही स्केल्टन के साथ उन्होंने क्या पाया है कि 33 गोल्ड बीड्स पाए हैं, 2 स्टोन बीड्स पाए हैं और 4 कॉपर बैंगल्स पाए हुए हैं वो लोग। और वो लोग क्या देखते हैं कि कुछ जो है कॉन्च शेल भी हैं। वह अदर स्केल्टन्स हैव ओनली अ फ्यू पार्ट्स। अब बहुत से स्केल्टन ऐसे भी मिले हुए हैं जिनके पास ही बहुत कम पार्ट्स मिले हैं। दीज फाइंड सचेस से, और इससे क्या पता चलता है कि देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड। यानी कि जो लोग बरीड होते थे, जो लोग बरी होते थे, इसका मतलब ये है कि उनमें कुछ डिफरेंसेस तो थे। सम वर रिच, कुछ तो रिच रहे होंगे, कुछ पुअर रहे होंगे, कुछ चीफ रहे होंगे और कुछ जो है उसके फॉलोवर रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 33 जो गोल्ड बीड्स पाए गए हैं, 2 स्टोन बीड्स पाए गए हैं और 4 कॉपर बैंगल्स पाए गए हैं, तो क्या ये फॉलोवर के साथ होंगे? क्या वो किसी नौकर के साथ दफनाए गए होंगे? बिल्कुल नहीं। या किसी पुअर के साथ? बिल्कुल नहीं। या तो वो रिच रहा होगा या तो वो चीफ रहा होगा। तो इस तरह से वो आज जहाँ पे फ्यू पार्ट्स मिले हुए हैं, इसका मतलब है कि वो लोग कुछ जो पुअर हुआ करते तो वो लोग रख दिया करते थे अपने बरियल साइट पे। ओके, वे सम बरियल्स पास
मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। और कुछ ऐसे भी बरियल पास मिले हुए हैं जहाँ पे सर्टेन फैमिली भी हुआ करते थे। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। और कभी कभी मेगालिथ्स से जो थे उसमें जो स्केलेटन पाए गए हैं वो एक से ज़्यादा पाए गए हैं। दिस इंडिकेट, इससे क्या पता चलता है कि वो लोग शायद बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, वे लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते रहे होंगे। वर बरीड इन द सेम प्लेस, और एक ही जगह पे उनको बरी कर दिया गया होगा। दो नॉट एट द सेम टाइम, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको एक ही टाइम में बरी किया गया होगा। वो लोग जैसे जैसे मरते रहे होंगे वैसे वैसे उनको बरी किया जाता रहा होगा। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। यहाँ पे देखिए पोर्ट होल्स आ गया ना, तो पोर्ट होल्स क्या है, इस तरह से ये बरी है, ये बरियल साइट थे, इस तरह से जो बना हुआ था होल, तो उस होल से उनको लाकर इसमें रख दिया करते थे। ओके। स्टोन सर्कल्स और बॉर्डर्स प्लेस ऑन द सरफेस, और इसको स्टोन बॉर्डर्स, स्टोन वगैरह और जो सर्कल ऑफ या बॉर्डर्स वगैरह जो वहाँ पे क्यों रखते थे, शायद इसलिए रखते थे क्योंकि उनको ये पता रहे साइन पोस्ट के रूप में कि वो लोग इसी बरियल पे उसको दफनाए थे। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस, ताकि लोग एक ही प्लेस पे दोबारा, सेम प्लेस पे दोबारा जाकर उसको दफना सकें जब भी वो चाहते हों। ओके। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। ओके, स्पेशल बरियल जो है इनाम गांव में मिले हुए हैं। कितना स्पेशल है इसको पढ़ लेते हैं। इनाम गांव ऑन मैप 2, आप मैप 2 पे जाके पेज 13 पे जाकर देख सकते हैं। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़। रिवर घोड़ में, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, भीमा की, भीमा की ट्रिब्यूटरी है। भीमा ट्रिब्यूटरी किसे है कहा जाता है, बता दिया गया था कि ये रिवर जा रही है, इस रिवर से जो आके रिवर में आके मिल जाए, बड़ी रिवर जा रही है और इसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी। तो भीमा की ट्रिब्यूटरी ये है। इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3627 ईयर्स अगो। और इसको कब ऑक्यूपाई किया गया था, 3600 से 2700 ईयर के बीच में इसको ऑक्यूपाई किया गया था। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। और यहाँ पे आमतौर पे इस ग्राउंड में कौन पाए गए, बरीड किए गए थे, एडल्ट से। एंड लेड आउट स्ट्रेट, और बहुत ही सीधे उनको लिटाया गया था। विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसको ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई वेदा काल में लोग अपने बरियल अपने बॉडी को किस तरफ लिटाया करते थे, तो भाई नॉर्थ में, ना कि साउथ साइड में, साउथ की तरफ सर रख के लिटाया करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बरियल्स वर विद इन द हाउसेस, और बरियल्स जो हैं हाउसेस के बीच में भी मिले हुए हैं, और वेसल्स भी उसके साथ मिले हुए हैं जिसमें खाना और वाटर वगैरह भी रखा जाता था, और ये जो है उसके साथ प्लेस कर देते थे, रख दिया करते थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज। ये बात आप समझ लें कि एक ऐसा भी बंदा मिला है जो बहुत ही बड़े साइड में उसको दफनाया गया था। 4 लेग क्ले जार थे उसके कोर्टयार्ड में, और वो जो है कि 5 रूम्ड हाउस के बीच में, कोर्टयार्ड के बीच में उसको दफनाया गया था। और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट, और ये बहुत ही बड़ा हाउस था उस साइट में। और इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और ये सेटलमेंट कहाँ पे था, ये सेंटर में बिल्कुल था। ओके, ये कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड के बीचों बीच में इसको दफना, और ये 4-5 रूम बने हुए थे, और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें दफनाई गई थी। दिस हाउस आल्सो हैड अ ग्रैनरी, और इस हाउस में क्या, ग्रैनरी भी मिली है। द बॉडी वॉज प्लेस इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन। ओके, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में इसको प्लेस किया गया था।
डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? आपको लगता है कि ये बॉडी किसी चीफ की रही होगी? तो जी हाँ, इससे ये बॉडी चीफ की ही रही होगी, जब तो मरने के बाद भी 5 रूम दे दिया गया और साथ ही साथ में बहुत सी चीज़ें भी उसके साथ रख दी गई थी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटल स्टडी टेलस से, कि हमें स्केलेटल स्टडी से क्या पता चलता है, कि हम स्केलेटल जो हमें जो मिले कंकाल मिले हुए हैं, उस कंकाल से हमने जो स्टडी की है उससे हमें क्या पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पता किया है, अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्राम इस स्मॉल साइज़। हम तो पता कर लेंगे कि ये बहुत ही आसानी के साथ कि ये स्केलेटन जो है किसकी है। साइज़ अगर छोटी रहेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये स्केलेटन जो है चाइल्ड की रही होगी। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। अब ये बॉय और गर्ल के बोन्स में डिफरेंसेस ज़्यादा तो नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह समझ में आ तो नहीं रहा था कि बॉयज़ और गर्ल, क्योंकि उसकी साइज़ बराबर हुआ करती थी। इसकी महिला की बॉडी किसकी है और पुरुष की बॉडी कि पुरुष की बॉडी है कि महिला की बॉडी है। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और अ वीमेन? तो हम क्या कैसे पता कर सकते हैं, मेक आउट कर सकते हैं कि ये स्केलेटन जो है मैन की है या वीमेन की है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। अब तो लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि भाई अगर उनके साथ वो लोग इस बेसिस पे पता लगाते थे कि इस स्केलेटन के साथ क्या दफनाया गया है। अगर उस स्केलेटन के साथ जो है ज्वेलरी रही होगी तो वो समझ जाते थे कि वो जो है वीमन रही होगी, या तो फिर अब ये क्वेश्चन हो जाता है कि भाई उस वक्त यही प्रॉब्लम है कि उस वक्त जो मेन हुआ करते थे वो भी स्केलेटन का ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। ओके ओके A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure। ये बात आप समझ लें कि बहुत ही आसानी से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि किसकी बॉडी है, ये स्केलेटन किसका है, मेन का है कि वीमन है। तो द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वीमन इस जनरली लार्जर होते हैं ना। पेल्विक या तो हिप जो है वीमन की, वो एरिया बहुत ही लार्जर हुआ करते हैं, उससे जो जिससे वो बच्चे पैदा हो सकें। दिस डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। और ये जो है स्टडी जो ही है, ये डिस्टिंक्शंस ये बेस है किस पर, मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ पर बेस है। अब क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि 2000 साल पहले की बात है, देयर वाज अ फेमस फिजिशियन जिसका नाम है चरक, हु रॉट अ बुक, जिसका नाम है मेडिसिन के ऊपर उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता। उसमें देयर ही स्टेट, उसमें बात कही है कि उस वक्त जो है ह्यूमन की जो बॉडी होती थी उसमें जो है 360 बोन पाए गए हैं। दिस इज़ अ मच लार्जर नंबर दैन द 200 बोन्स। आज के बोन्स में जो है 206 स्केलेटन में 206 हड्डियां मिलती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2000 साल पहले उसमें 360 हड्डियां पाई जाती थी स्केलेटन में। दिस इज़ द मच ओके दैट आर रिकग्नाइज इन द मॉडर्न एटोनॉमी। और मॉडर्न एटोनॉमी के अगर रूप से देखा जाए तो अगर आप 206 हड्डियां पाएंगे। चरका अराइव एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो लोग कहा करते हैं कि जो चरखा है वो हो सकता है कि टीथ को, जॉइंट्स को और कार्टिलेज को भी काउंट कर लिया करते थे। अब ये क्वेश्चन होता है कि हाउ डू वी थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। इतने ग्रेट डिटेल में, इतने बड़े डिटेल में ये कैसे बता दिए। उस वक्त जब मशीन नहीं, जब कुछ भी नहीं हुआ करती थी, तो वो ह्यूमन की बॉडी के स्केलेटन की हड्डियों को कैसे वो बता सकते हैं कि उस वक्त 360। तो वो
वो हो सकता है कि उन्होंने लोगों की चमड़ी को निकाला होगा और एक एक करके हड्डियों को गिना होगा और इससे बता दिया उन्होंने। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव में किस तरह की ऑक्यूपेशन हुआ करती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सीड पाई है वो सीड किसकी है, वीट की है, बार्ले की है, राइस की है, पल्सेस की है, मिलेट्स की है, पीस की है, सेसम की है। और बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स भी पाए गए हैं, एनिमल्स के भी बोन्स बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो करते हैं कि दे मे हैव बीन यूज एज फूड, कि इससे क्या पता चलता है, इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा कट है, तो इस कट से क्या पता चलता है कि लोग इसको खाने के रूप में भी यूज़ करते थे इन जानवरों का, इन एनिमल्स का। तो जो कौन से हैं, दिस इंक्लूड कैटल, ये कौन कौन से एनिमल हैं, इंक्लूड कैटल हैं, बेफेलो हैं, गॉट हैं, शीप हैं, डॉग हैं, हॉर्स है, ऐस है, पिग है, संभर हैं, स्पॉटेड डियर है, ब्लैक बक है, एंटीलोप है, हेयर है, मंगूस पाए गए हैं। और इसके अलावा बर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल है, कर्टल है, क्रैब है, ओके, एंड फिश भी पाए गए हैं। इतने सारी चीज़ें जानवर एनिमल्स है एंड प्लांट्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, उसको खाने में यूज़ करते थे। देयर इज़ अ एविडेंस दैट फ्रूट्स भी उस वक्त लोग यूज़ करते थे, जैसे कि बेर है, आंवला है, जामुन है, डेट्स है, ओके, उसका भी यूज़ किया जाता था। और एंड अ वैरायटी ऑफ बरीज से वर्क कलेक्टेड, और वो लोग वैरायटी ऑफ बरीज को भी कलेक्ट किया करते थे, ओके। यहाँ पे सारी बातें तो हो गई, वेदा काल की बातें हो गई। अब आप थोड़ा सा आए चाइना में, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में जो है सभ्यताएं बसना शुरू हो गई थी। तो अब हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक चैप्टर में वो लोग जो है एनसीईआरटी लिखने वाले ने एक एक के चैप्टर में एक एक पेज में वो दुनिया में क्या हो रहे थे उस वक्त 300, क्योंकि 50 साल से 35 साल 100 साल पहले की बातें इंडिया में चल रही हैं, तो भाई चाइना में क्या चल रहा था, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अराउंड 3500 ईयर्स अगो उस वक्त चाइना में क्या पाया गया, तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग, ओके इन चाइना। तो लिखने का जो पहला एविडेंस है वो चाइना में हमें मिला है। तो दिस राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और ये राइटिंग्स जो हैं एनिमल के बोन पे लिखा जाता था, ओके। दिस आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, उसको ओरेकल बोन्स भी कहा जाता है। बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, वो लोग किस लिए इसका यूज़ करते थे, ताकि वो लोग पता कर सके, प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर के बारे में। किंग्स गॉड स्क्राइब से लिखवाया करता था क्वेश्चन ऑन द बोन्स से, और क्या क्वेश्चन हुआ करते थे कि वुड दे विद बैटल से विन बैटल से, क्या वो लोग बैटल्स को जीत पाएंगे। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या हार्वेस्ट अच्छी होगी। वुड दे हैव सन्स, क्या उनके अच्छे बच्चे होंगे, ओके। द सन होंगे। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, अब फिर उसके बाद जब उस पर लिख दिया जाता था तो उस बोन को जो है, उन बोन्स को फायर में रख दिया जाता था। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, और हीट के कारण वो जो क्रैक हो जाता था, ओके। जब वो क्रैक हो जाता था तो फॉर्चून टेलर्स जो हुआ करते थे स्टडीड दिस क्रैक्स, अब उस क्रैक्स की स्टडी, जो बोन आग में फेंक जाने के बाद जब क्रैक हो जाता था तो उस क्रैक की स्टडी वो करते थे, और ट्राइड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे, ओके। एज यू मे एक्सपेक्ट, कभी कभी वो मिस्टेक भी कर जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं कि आप बोन पे लिखें, आप बोन को आग में फेंकें, आग में फेंकने के बाद जब वो क्रैक हो जाए तो उसकी स्टडी करने के बाद आप बताना शुरू कर दें कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर ऐसा होता तो फिर आज के जो साइंटिस्ट हैं, मशीनरी पूरी है, उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं, हम तो बस आग बोन को जलाएंगे और फिर उसके बाद उससे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेंगे। बल्कि ये बिल्कुल ऐसा कुछ होता है नहीं।
दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़। और ये जो किंग्स हैं ना, कहाँ रहा करते थे वो लोग? सिटीज़ में रहा करते थे, सॉरी पैलेसेस में रहा करते थे। दे अमेस वास्ट क्वान्टिटीज़ ऑफ वेल्थ। और वो लोग जो है, पहली बात तो पैलेसेस में रहा करते थे, दूसरी बात ये उन लोग के पास बहुत वेल्थ हुआ करता था, और तीसरी बात ये है कि ये लोग डेकोरेटेड ब्रोंज वैसल से, अच्छे से डेकोरेटेड ब्रोंज वैसल्स भी उनके पास हुआ करते थे। हाउ एवर दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ आयरन। हालांकि अब देखिए, वेदा काल में आयरन का यूज़ होता था, जबकि चाइना में आयरन का यूज़ नहीं होता था। क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? लिस्ट वन डिफरेंसेस बिटवीन द राजा ऑफ ऋग्वेद एंड दीज किंग्स। ओके, अब जो ऋग्वेद के जो राजा हुआ करते थे उनके बीच में और यहाँ के जो चाइना के जो राजा हुआ करते उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं आपको बताना है। तो बस आप ये समझ लें कि ऋग्वेद के जो राजा हुआ करते थे वो लोग ना पैलेसेस में रहा करते थे, और ना ही उनके पास कोई कैपिटल सिटीज़ थी, और ना ही वो लोग टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। ओके, लेकिन अब जबकि यहाँ के जो राजा थे वो लोग ये सारे काम करते थे। वो लोग, उन लोगों के पास पैलेसेस भी थे, वेल्थ भी थे, और अच्छे अच्छे डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स भी थे, और बहुत ही अच्छे से वो लोग रहा करते। जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें उनके पास रहा करती थी, तो वो लोग टैक्स लेते रहे होंगे। ओके ओके, ये जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सारा बता दिया गया है। लैंग्वेज है, हेम है, कैरियोट है, सेक्रीफाइस है, राजा है, स्लेव है, मेगालिथ है, बरियल है, स्केल्टल है, आयरन है। ओके दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने में या सुनने में मज़ा आया, तो अगर आप इसको दोबारा जब अपने से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई हैं, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास का कंपोजिशन, रिटर्न नहीं, यहाँ पे नहीं प्रिंट कहा गया है, यहाँ पे कंपोजिशन कहा गया। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है कि बिगिनिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द वेदास, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है, और ये 3500 साल पहले होना शुरू हो गया था। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ से, अब मेगालिथ की जो बनाने की जो परंपरा थी वो 3000 साल पहले से शुरू हो गई थी। सेटलमेंट एट इनाम गाँव में जो सेटलमेंट वो कब से शुरू हुआ? वो 3600 से लेकर 2700 साल पहले शुरू हो गया था। और चरक जो था, चरक ने जो किताब चरक संहिता लिखी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 360 हड्डियां हैं, बोन्स हैं, तो वो कब लिखी गई थी? देखिए, इसको कंपोज नहीं किया, इसको लिखा, तो ये 2000 साल पहले किया गया था। ओके, चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और आने वाले वीडियोज़ का आप अच्छे से स्टडी सुन सकें, और अपने से खुद स्टडी कर सकें। ओके, और अपनी IAS PCS की तैयारी अच्छे से कर सकें। ओके, जय हिंद दोस्तों।